आदाब नमस्कार, मैं शाहिद में स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। असम मणिपुर में बाढ़ बनी काल, 48 लोगों की मौत, हजारों बेघर, अगले 7 दिनों के लिए रेड अलर्ट। भारत के बड़े शहरों में सिर्फ सांस लेने से रोजाना हो रही 7% लोगों की मौत, पोल्यूशन को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट। सुरेंद्र राजपूत बोले भाजपा और संघ की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा मणिपुर। हेमंत सोरेन की दोबारा वापसी पर विफरित दीपक प्रकाश, कहा विधानसभा चुनाव 2025 में मजा चखाएगी जनता। दिल्ली के शिक्षकों के तबादले पर आतिशी का फरमान, मुख्य सचिव से कहा तत्काल लगाएं रोक। राजस्थान में राजनीतिक हलचल, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया पद से इस्तीफा। अब खबर विस्तार से। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के बाद मणिपुर और असम में बाढ़ की स्थिति हो गई है। इस बीच लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दोनों राज्यों में बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। असम और मणिपुर दोनों में भारी बारिश जारी है। आईएमडी ने इस सप्ताह सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सेना, असम राइफल्स, राज्य पुलिस, मणिपुर अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मी और स्थानीय स्वयंसेवकों बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों राज्यों में बाढ़ से कुल 48 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 46 मौतें असम में और 2 मणिपुर में हुई हैं। बुधवार को असम में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हुई, जबकि मणिपुर में 2 लोग डूब गए। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 29 जिलों में 16.25 लाख से अधिक लोग बाढ़ की दूसरी लहर से प्रभावित हुए हैं। वहीं मणिपुर में 2000 से अधिक लोगों को भारी बाढ़ वाले क्षेत्रों से निकाला गया है। 105 राजस्व सर्कलों के अंतर्गत 2800 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ के पानी में 39,451.51 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। असम में 24 बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन की ओर से बनाए गए 515 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 3.86 लाख से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। भारत में एयर पोल्यूशन से क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल आज आई लैंडसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े 10 शहरों में होने वाली हर 100 में से 7 मौतें जहरीली हवा के कारण होती है। इसमें साफ कहा गया है कि 7% मौतें सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण होती है। भारत में फिलहाल 10,000 लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर हुए रिसर्च के मुताबिक दिल्ली समेत और भी बड़े शहरों में एयर पॉल्यूशन के कारण फेफड़ों का बहुत बुरा हाल है। आने वाले समय में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में 36 लाख रिपोर्ट का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है, जिसमें पाया गया है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, शिमला और वाराणसी में PM 2.5 माइक्रो पार्टिकल के लेवल पर अध्ययन किया गया है। इस आर्टिकल कैंसर का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। रिसर्च में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से 2019 के बीच कम से कम 33,000 लोगों की मौत PM 2.5 के कारण हुई है। इन शहरों में मौतों का आंकड़ा 7.2% है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन रिपोर्ट शहरों में हुई लगभग 36 लाख लोगों का विश्लेषण किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक PM 2.5 पार्टिकल का घन मीटर 15 माइक्रोग्राम है। हाथरस में हुए हादसे के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक बाबा समझते हैं। वो भोले बाबा हैं या नहीं, क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं। कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। इस प्रकार के प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में हैं तो लोगों को अंधश्रद्धा तो बढ़ेगी। बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा जन्म ऊपर से आया है, हो गया है। इस प्रकार का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है तो लोगों में अंधश्रद्धा बढ़ेगी। आपकी श्रद्धा है, आपके मन में रखो, आप लोगों को भ्रमित मत करिए। देखिए, ये जो महाराज हमारे यहाँ उनको बुआ बाजी बोलते हैं, एक अंधश्रद्धा है। लोगों की श्रद्धा हो सकती है, हम श्रद्धा के खिलाफ नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, बीजेपी काल में जो अंधभक्ति निर्माण हुए उनके बलि चढ़ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक बाबा समझते हैं।
वो भोले बाबा है या और क्या है मुझे मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा जन्म ऊपर से आया है, हो गया है। गुफा में जाकर तपस्या कर रहे हैं, उनके फोटो दिखाते हैं। इस प्रकार का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है तो लोगों में अंधश्रद्धा बढ़ेगी। महाराष्ट्र में कानून है अंधश्रद्धा विरोधी कानून, फिर भी महाराष्ट्र में जो भगदड़ मची खारघर में, और वहाँ भी 25 से भी ज़्यादा लोग भगदड़ में मरे, वहाँ गृह मंत्री उपस्थित थे। भोले बाबा के सत्संग में 2.5 लाख से लोग ज़्यादा जमा हो गए, लेकिन परमिशन थी 80,000 लोगों की। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा और संघ पर हमला करते हुए कहा कि इनकी गलत नीतियों के कारण मणिपुर में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। कितने हजार लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मैतेई और कुकी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जा चुके हैं और वहां मैतेई में और कुकी में जिस तरीके से विभाजन हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ कुछ सहने को तैयार नहीं है, स्पष्ट डिवीजन हो गया है। और ये सब हुआ आपकी राजनीतिक आकांक्षा और अपेक्षाओं की वजह से, वोट की राजनीति की वजह से। और जिस तरीके से मणिपुर को आपने मिस हैंडल किया, आज हमें आप एफआईआर की संख्या बता रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे मणिपुर की पुलिस अपने हथियार उग्रवादियों को सौंप रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। कैसे एन बीरेन सिंह एक समुदाय का स्पष्ट रूप से साथ देकर के दूसरे समुदाय के खिलाफ काम कर रहा है, उसको आपने अभी तक मुख्यमंत्री बना रखा है। कोई शांति वार्ता आप नहीं कर रहे हैं, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं आप कर रहे हैं, किसी तरीके का आप उनके घावों पे मरहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। और आप हमें आंकड़े बता करके कि हमने इतनी एफआईआर कर दी। एफआईआर करने से शांति नहीं आती है, शांति लाना आपका कर्तव्य है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का काम बात बहादुरी करना नहीं है, काम बहादुरी करना है। मणिपुर अशांत है और आपके लिए आपको इसके लिए राष्ट्र से क्षमा मांगनी है। झारखंड में 153 दिन तक मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल से छूटे हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर झारखंड के भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब परिवारवाद से झारखंड की जनता का विश्वास उठ गया है और अब वो डबल इंजन की सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताएगी। फिर से एक बार झारखंड में परिवारवाद पर आधारित सरकार, और फिर से एक बार जो इस राज्य में खनिज संपदा की लूट हुई थी, फिर से एक बार दारू घोटाले हुए थे, दारू घोटाले, फिर से एक बार जमीन घोटाले की कहानी दोहराए जाएंगे क्या? ये जनता के प्रश्न है। जनता के प्रश्न ये भी हैं कि बेरोजगार को नौकरी की घोषणा करने वाली सरकार, बेरोजगारी भत्ता देने वाली की घोषणा करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार अत्याचार की घटना इनके कालखंड में हुई थी। सबसे ज्यादा इस राज्य में पलायन की घटना इनके कालखंड में हुई थी हेमंत सोरेन की सरकार में। सबसे ज्यादा विस्थापन का दंश इनके कालखंड में झेलने का काम किया था। सबसे ज्यादा आदिवासी मूलवासियों को पर आत्मा में प्रहार करने वाली सरकार। इसलिए कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं है। ये तो चुनाव हो रहा है, डर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। डर इसलिए रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में 81 विधानसभा में 52 सीटों पर ये पिछड़ गए हैं। आगे भी पिछड़ेंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, कमल फूल की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। चंपई सोरेन जी सुलझे हुए नेता। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन के इस्तीफे पर भाजपा की प्रतिक्रिया पर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, भाजपा को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। उन्होंने हेमंत सोरेन के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन एक ऐसे व्यक्ति के बेटे हैं जिन्होंने अपना जीवन महाजनों यानी भाजपा के खिलाफ लड़ने में बिताया।
हेमंत सोरेन को 5 महीने पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और चंपई सोरेन आगे आए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा था आज से 5 महीने पूर्व, और उन्होंने ये निर्णय लिया था और सभी गठबंधन के साथियों ने कि हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। अब जब उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, लगभग सारी बातें मीडिया के समक्ष भी है, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद सभी गठबंधन के साथियों का और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भी एक मत था कि आपने जो जिम्मेदारी दी थी और वो आप अब वापस आ गए हैं, तो ऐसे में आपको जिम्मेदारी अपनी वापस लेनी चाहिए। और उस निमित्त बैठक हुई, सभी गठबंधन के साथियों ने तय किया कि चंपई सोरेन जी के बाद आदरणीय हेमंत सोरेन जी विधायक दल के, गठबंधन के विधायक दल के नेता होंगे। और उस निमित्त हम लोगों ने उनके साथ जाकर के चंपई सोरेन जी ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और साथ ही साथ दावा पत्र हम लोगों ने सौंप दिया है। अब कल राज्यपाल महोदय का जो भी निर्देश प्राप्त होगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी स्कूलों के 5000 शिक्षकों को अनिवार्य तबादले पर मंत्री आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को शिक्षकों के तबादले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही तबादले की पूरी प्रक्रिया का जांच कराने को भी कहा है। मंत्री आतिशी ने कहा कि तबादले की प्रक्रिया में अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5000 टीचर्स का ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, उसके बावजूद क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करना चाहते हैं? ये भी खबर आ रही है, जो बहुत चिंताजनक खबर है, कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। टीचर्स ने अपने ट्रांसफ़र्स रुकवाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई अफसरों को रिश्वत दी है, कई लोगों ने रिश्वत का लेन देन किया है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर शिक्षा विभाग में, वो विभाग जो हमारे शहर के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने आज सुबह दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है और उनको कहा है कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर पे, जिसके तहत एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से कोई पढ़ाने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफ़र जो किया गया है, इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को रोका जाए और तुरंत। हाथरस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हर बात छुपाना चाहती है। यह बात मीडिया से बेहतर कौन जानता है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ असली मुद्दा छुपाना चाहती है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि इस घटना के पीछे कोई साजिश है। देखिए, जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पे सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो। मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से, कितनी जान गई है वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए। बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी?
तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। जो लोगों के बयान आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको प्राइमरी मेडिकल एड नहीं मिली और उसके बाद लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री वो कॉन्स्पिरेसी चोरी बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बचने के लिए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए। हाथरस में हुए हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन सवालों से बच नहीं सकती कि हादसे के समय प्रशासन, एम्बुलेंस, डॉक्टर, ऑक्सीजन कहां थी। यह हादसा पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है। भले ही इस पर जुडिशियल इंक्वायरी की बात चल रही है, लेकिन मृतकों को उचित मुआवजा मिले और घायलों का सही से इलाज हो, हम यही चाहते हैं। देखिए, सरसरी तौर पे, ऊपरी तौर पे भी कोई भी देखेगा तो प्रथम दृष्टया इस सवाल को जरूर पूछेगा कि प्रशासन कहाँ था। LIU बाकायदा रिपोर्ट लगती है, जब कोई किसी कार्यक्रम की अनुमति मांगता है तो प्रशासन की जानकारी में होता है, और अगर प्रशासन की जानकारी में था कि इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनके आने का, निकलने का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? डॉक्टरों की टीम कहाँ थी? एम्बुलेंस कहाँ थी? फायर की गाड़ियां कहाँ थी? तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देना चाहती। और जहां तक SIT की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में SIT का गठन होता है, लेकिन उसके बाद उन जांच का क्या होता है वो आज तक पता नहीं चलता है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी उसको, जो लोग भी जिम्मेदार है प्रशासन के, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि किस तरह से इसकी लीपापोती कर दी जाए। अगर सवाल फोटो का है तो फोटो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो बहुत से ऐसे बाबाओं के भी फोटो हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना तथ्य की जानकारी के बिना कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। जो पुल सिवान में गिरा है वो तकरीबन 80 और 90 के दशक का बना हुआ है। आप RWD मंत्री भी रहे, उसके मेंटेनेंस की ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? इस पर अगर आप ट्वीट कर रहे हैं इसलिए जनता आपको क्विट कर रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी तथ्यों की जानकारी ले लिए। जैसे सीवान जिला में पुल गिरा, कब का पुल है वो? 80 से 90 के बीच के दशक का है। जो नदी में पानी नहीं रहता था आज 5 फीट पानी है। और वो और उसके बाद आप मंत्री भी रहे, RWD के मिनिस्टर रहे। अगर RWD का वो ब्रिज है तो उसके मेंटेनेंस की ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? अरे वे और न आवागमन उससे प्रभावित हुआ है सीवान जिला में। और तो ऐसे मामले जो 80-90 के दशक का पुल है, इस पर ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको क्विट कर देती है। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहते हुए कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन जो है चला रहा है। कई लोग जेल से भी सरकार चला रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी इनके साथ है। देश के अंदर में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार नहीं बनाया जा सकता है। संपत्ति सृजन का माध्यम राजनीति धंधा नहीं है। लेकिन ये दौर ऐसा आया है जब राजनीति में धन बल की प्रमुखता बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये चिंता करनी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। जब MLA MP कोर्ट बन गया तो दागी को टिकट देना, दागी को चुनाव जिताने के लिए वो धन बल का प्रयोग किया जाना, तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार राजनीति की बुनियाद बन जाए। जो चुनाव लड़ने की जिसमें पात्रता नहीं हो वह पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, तो नई पीढ़ी के लिए चिंता का विषय। जमीन विवाद के कारण होने वाले हिंसा से चिंतित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों का मनोहार किया और अब तक भूमि सर्वेक्षण पूरा न होने के लिए नाराजगी भी जाहिर की। 9,888 सर्वेक्षण कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वे जुलाई 2025 से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा कर दें। सब लोग काम ठीक से करिए और आप लोग लोगों को तत्काल सब कुछ बताने वाले हैं कि कहां पर और कब और किस तरह से आपको काम करना है। काम कर दीजिए। प्रधानमंत्री जो बोल दिए हैं कि चुनाव होने के बहुत पहले हो जाना चाहिए। हर तरह से काम
हम तो चाहते थे यही कि जुलाई 2025 तक हो जाए तो बहुत अच्छा, उस समय तक सारा काम कर दीजिए। एक एक आदमी को अधिकार मिल गया कि वो उसी के पास रहते, अब कोई झंझट नहीं होगा। तो कितना बढ़िया होगा कि हम लोग भी तो सब जगह घूम करके कहना देने के बाद लोग का विवाद खत्म हो गया, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम यही आग्रह करते हैं कि आज करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जितने लोगों को इसको तब तेजी नहीं आना, हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए, मैंने हम सबको करते रहते हैं, समाज का विवाद समाप्त हो कि जल्दी करिए, हमारी इच्छा है। हमको जो तकलीफ आजकल हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम भी अगर हो गया होता तो कितनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान मणिपुर का जिक्र किया था। इस पर अब राजद नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मणिपुर को लेकर निशाना साधने के साथ वॉकआउट को लेकर भी बात कही। नहीं, 11,000 FIR के बाद वो कह रहे हैं चीजें नॉर्मल हो रही हैं। अगर नॉर्मल हो रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री जी सारे जो क्रिटिकल कंसर्न्स होते हैं उस पर चुप्पी रखने के माहिर आदमी। इनसे आप भाषणबाजी जो ले लो, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचते एक हीलिंग टच जाता। 1.25 साल से यही चीज हम लोग कह रहे हैं, कान पे जू नहीं रेंग रही। राजाओं महाराजाओं वाली आदतें हम किसी के नहीं सुनेंगे। और क्या कहूं? खड़गे साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत तथ्य सदन के सामने रख रहे थे, लेकिन ये जो वॉकआउट का रास्ता है इसको सत्ता पक्ष क्रिटिसाइज कर रहा है, विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जी नहीं, वॉकआउट कभी भी एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। क्यों लिया जाता है? मैं सुन रहा था जब राहुल जी बोल रहे थे लोकसभा में, तो तकरीबन 5-6 मिनिस्टर, खुद प्रधानमंत्री जी 2 या 3 बार और अमित शाह जी 2 या 3 बार उठे। उसी तरह के क्लैरिफिकेशन की हमें आवश्यकता थी। LOP का पद बहुत गरिमामय पद होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तुत किए गए बजट को जनहितकारी बताया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं हूं ना। साथ ही उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को लाभदायक और बेहतर बजट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया रेल मार्ग से मुरैना आए हुए थे। मध्य प्रदेश का बजट जनहित का बजट है, विकासशील बजट है, प्रगतिशील बजट है। हमारे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। हर एक विभाग के बजट में बढ़ोतरी की गई है, चाहे नगरीय प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हो। और प्रदेश का 100 गुना विकास हम लोगों का संकल्प है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा एक बजट उन्होंने निकाला है और प्रदेश की जनता का विकास सुनिश्चित होगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेज दिया है। हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले ही इस्तीफा भेजा गया था, लेकिन इसकी जानकारी आज सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर दौसा सीट बीजेपी हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान कर दिया था कि अगर वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में कोई सीट हार जाते हैं तो पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद चुनाव रिजल्ट आया तो पता चला कि वह दौसा सीट हार गए थे। उसी दौरान कयासों का बाजार गर्म था कि वह इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसे लेकर संकेत दिए थे। वही दौसा में हार के बाद विपक्ष उन पर लगातार निशाना भी साध रही थी। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि वह हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और अपना इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। राजस्थान के कृषि मंत्री मीणा 2 दिन पहले दिल्ली भी गए थे, इसलिए वह राज्य विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ब्रिटेन में आज आम चुनाव होने जा रहा है। यहाँ के लोग 4 जुलाई को वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला पीएम ऋषि सुनक की पार्टी
कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी के बीच है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बुधवार को मतदान केंद्र खुलने से एक दिन पहले ही सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी ने विपक्षी कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से चुनावी हार स्वीकार कर ली। उसका कहना है कि विपक्षी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर के इस बार 10 डाउनिंग स्ट्रीट की चाबी जीतने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षण में भी लेबर पार्टी की जीत का दावा किया गया है। हालांकि सही तस्वीर तो चुनाव के बाद ही साफ हो सकेगी। ओपिनियन पोल से ये बात सामने आई है कि लेबर पार्टी गुरुवार को मतदान में बड़ी जीत के लिए तैयार है। वह 14 साल की कंजर्वेटिव सरकार को खत्म कर सत्ता पर काबिज हो सकती है। पोल में कहा गया है कि शुक्रवार सुबह कीर स्टारमर को प्रधानमंत्री के 10 डाउनिंग स्ट्रीट दफ्तर की चाबियां सौंप दी जाएगी। बता दें कि ओपिनियन पोल में लेबर पार्टी के लिए 484 सीट जीतने की भविष्यवाणी की गई है। इसका मतलब तो यह हुआ कि टोरीज के विरोधी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सुनक की पार्टी ने भी पहले ही मान लिया है कि विरोधी दल रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे भी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।